हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बी फॉर्म 8th सेमेस्टर के सब्जेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट की यूनिट फर्स्ट को, और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू प्री फॉर्मुलेशन। आज इन दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द रेगुलेशन रिलेटेड टू प्री फॉर्मुलेशन। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री पीडीएफ नोट्स टॉपिक वाइज सब्जेक्ट के पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं एंड देखते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब हम जो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं इसका यूज क्या है, क्यों करते हैं हम। तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट यूज़ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का वो ये है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टडी से हम एक ऐसे प्रोडक्ट की डिज़ाइन कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट की डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट की डिज़ाइन कर सकते हैं ये हमारा मतलब आप ये समझिए द मेन ऑब्जेक्टिव टू जनरेट या टू डिज़ाइन अ क्वालिटी प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टडी करके एक क्वालिटी प्रोडक्ट की डिज़ाइन कर सकते हैं। जो हम अगर हमने प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टडी की और जो इन स्टडी में जो हमें स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस को फॉलो करके अगर हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया तो हम एक सही प्रोडक्ट की, एक क्वालिटी प्रोडक्ट की डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक क्वालिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस डिज़ाइन से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उस फाइनल प्रोडक्ट में ये क्वालिटी होगी कि जिस भी इंटेंडेड यूज़ के लिए, जिस भी थेरापेटिक रिस्पांस के लिए, जिस भी यूज़ के लिए हम इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारा कंसिस्टेंटली वो जो भी उसकी परफॉर्मेंस है उसको डिलीवर करे। तो जो पहला और मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू डिज़ाइन क्वालिटी प्रोडक्ट and manufacturing process to consistently deliver the intended performance of the product। उस प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हेल्प से, उस सबसे पहले आप प्रोडक्ट को हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर रिसर्च करते हैं। फिर एक डेवलपमेंट मीन्स पहले हम उसकी प्रॉपर रिसर्च करते हैं, फिर उसकी डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर उस डिज़ाइन से हम ये देखते हैं कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस पर एप्लीकेबल होगी। सारी चीज़ें हम पहले उसका एक लेआउट, एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, तब जाके हम प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने प्रॉपर स्टडी की, सही डिज़ाइन बनाया तो उससे हम क्वालिटी प्रोडक्ट की डिज़ाइन बना सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बढ़िया बना सकते हैं, जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो जो भी इंटेंडेड परफॉर्मेंस के लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसको कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सके। और दूसरा, तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि टू डिज़ाइन क्वालिटी प्रोडक्ट एंड क्वालिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव कि टू जनरेट एन एश्योरेंस। किस चीज़ का एश्योरेंस जनरेट करने के लिए हम इसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। टू जनरेट एन एश्योरेंस दैट थेरापेटिक मॉइटी, जो भी हम थेरापेटिक मॉइटी ले रहे हैं, थेरापेटिक मॉइटी का मतलब क्या है कि जिस प्रोडक्ट में, जिस सब्सटेंस में, जिस केमिकल में थेरापेटिक रिस्पॉन्स हो, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं, एपीआई भी कह सकते हैं। To generate an assurance that therapeutic moiety in the proposed formulation, therapeutic moiety in the proposed formulation, इसका मतलब कि
इस एक ऐसा एश्योरेंस, ऐसी एश्योरेंस जनरेट करना, ऐसे एश्योरेंस जनरेट करने का मतलब ये एश्योर होना, ये कंफर्म होना कि जो भी हमारी थेरापेटिक मॉइटी है, जो एपीआई है, उसको जिस भी प्रपोज फॉर्मुलेशन, मतलब जो हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, जिस फॉर्मुलेशन में बना रहे हैं, ये थेरापेटिक मॉइटी इस फॉर्मुलेशन में सुटेबल है, सेफ है और इफेक्टिव है विथ नो टॉक्सिसिटी, और किसी भी तरीके का कोई टॉक्सिक रिस्पांस नहीं दे रहा है। इस चीज की एश्योरेंस को जनरेट करने के लिए भी हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टडी की जरूरत पड़ती है। तो सेकंड जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टडी से हम ये एश्योर कर सकते हैं कि जो भी हम एपीआई या जो हमारा थेरापेटिक मॉइटी है, उसको जिस फॉर्मुलेशन में लेके हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, उस फॉर्मुलेशन में हमारा एपीआई, हमारी थेरापेटिक मॉइटी सुटेबल है, सही ढंग से बन पाएगा या नहीं, बनने के बाद वो सेफ रहेगा, इफेक्टिव होगा कि नहीं, और उसके साथ साथ उसमें कोई टॉक्सिसिटी ना हो, ये भी कंफर्मेशन हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टडी से मिल सकती है। तो सेकेंड हो गया हमारा कि टू जनरेट एन एश्योरेंस रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ थेरापेटिक मॉइटी, एंड थर्ड वन इज टू अचीव a predictable therapeutic response, to achieve predictable therapeutic response, मतलब कि जो प्रिडिक्टेबल, ऐसा थेरापेटिक रिस्पांस जो प्रिडिक्ट किया गया हो, जो एज्यूम किया गया हो, या जो हम सपोज मान के चल रहे हैं, जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने अगर इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया तो इस प्रोडक्ट में ये पर्टिकुलर रिस्पांस आना चाहिए। तो ये हम कब प्रिडिक्टेबल थेरापेटिक रिस्पांस के प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं? जब हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टडी होगी। एंड नेक्स्ट, टू इन्वेस्टिगेट लार्ज स्केल, टू इन्वेस्टिगेट प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टडी से हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। टू इन्वेस्टिगेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, इस कैपेसिटी को भी हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टडी से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रॉपर स्टडी होगी तो हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क का अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर रिस्क का अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, अगर रिस्क का अर्लियर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा देन हम प्रॉपर रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। और अगर हमारे प्रोडक्ट में रिस्क मैनेज हो गया देन हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, और अगर जब हमारे पास सारी स्टडी हो जाएगी तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के बारे में हमें पता चल जाएगा। एंड प्रोसेस पैरामीटर्स, अगर हमारे पास सही प्रॉपर स्टडी होगी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, हमने सही से उसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया है, देन हम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट और जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं उनको पता कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी या इफिकेसी पे इफेक्ट डाल सकते हैं। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव से ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की क्यों हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। और इसकी आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से मिल जाएगी। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रेगुलेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन या रेगुलेशन रिलेटेड टू प्री फॉर्मुलेशन।
प्री फॉर्मुलेशन किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी न्यू ड्रग सब्सटेंस की जब हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं तो उससे रिलेटेड कौन से रेगुलेशंस हैं, क्या नियम कानून हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। और उसे स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द प्री फॉर्मुलेशन। इसको आप सब ने 5th सेमेस्टर में ही पढ़ा है। जब हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा है, बट एक बार इसे हम रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्री फॉर्मुलेशन। प्री फॉर्मुलेशन, इसके नाम में ही इसकी डिफिनीशन छुपी हुई। प्री मीन्स क्या होता है, प्रायर, एंड फॉर्मुलेशन मीन्स टू मेक, मीन्स कि study which is done prior to make any product is called as pre-formulation। और जो हमारी pre-formulation स्टडी होती है ये R&D फेज की स्टडी होती है। R&D फेज ऑफ R&D मीन्स कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब हम यहाँ पे रिसर्च किसकी करते हैं, सबसे पहले हम ये जान लें कि जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी की जाती है वो किसी न्यू मॉलिक्यूल की जाती है, न्यू ड्रग प्रोडक्ट की जाती है, या न्यू ड्रग प्रोडक्ट की, या अगर हम किसी ड्रग प्रोडक्ट को नई डोजेस फॉर्म में बना रहे हैं तो अब बट हम यहाँ पे किसी भी न्यू ड्रग प्रोडक्ट की प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं। और यहाँ पे हम किस प्री फॉर्मुलेशन में जो रिसर्च करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, इस नए ड्रग प्रोडक्ट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जब हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज यानी जो भी हमारा ड्रग प्रोडक्ट है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे उसकी बल्क कैरेक्टरिस्टिक, साइज, पार्टिकल साइज क्या है, पार्टिकल शेप क्या है, फ्लो प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस हम कर लेंगे, उसके साथ साथ हम उसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस कर लेंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में हम उसके केमिकल डिग्रेडेशन पाथवेज देख लेंगे। तो इस स्टडी से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो डाटा आएगा, उससे हम एक सेफ, इफेक्टिव एंड एलिगेंट डोजेस फॉर्म का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो अब pre-formulation is a investigational study of a new drug product in which we investigate about the physico-chemical properties of that drug product and by which we can develop a safe, effective and elegant dosage form। सो ये प्री फॉर्मुलेशन एंड प्री फॉर्मुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव हो गया वो ये कि हम एक सेफ, इफेक्टिव और एलिगेंट डोजेस फॉर्म बना सकते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वो आपका क्या कि इससे हम किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उसकी काइनेटिक प्रॉपर्टी और सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमने किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कर ली है तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि उसको प्रोसेस कैसा करना है और स्टोरेज कंडीशन उसकी क्या होगी। उसके साथ साथ हम उसकी कॉम्पेटिबिलिटी स्टडी भी कर सकते हैं कि हम जब उसको एक डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक हम उस प्रोडक्ट के साथ वो एक डोजेस फॉर्म डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे किस एक्सिपिएंट के साथ वो कॉम्पेटिबल होगा, क्या एक्सिपिएंट्स उसमें मिलाने होंगे एज पर उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारी स्टडी, ये सारी जानकारियाँ हमें प्री फॉर्मुलेशन की स्टडी से मिल जाती है। अब हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन किसी भी ड्रग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए या जब हम ड्रग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो जो हमारा मेन एस्पेक्ट्स होता है वो क्या होता है, क्वालिटी एंड सेफ्टी। ये जो मेन कंसर्न होते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो उसका रिस्पांस बढ़िया आएगा, रिस्पांस बढ़िया आएगा तो यानी हमारा ड्रग प्रोडक्ट अच्छा है क्योंकि हम उसको किसी थेरापेटिक, किसी पर्टिकुलर रिस्पांस के लिए यूज़ कर रहे हैं। और अगर हमारा ड्रग प्रोडक्ट सेफ है तो ये फिर हम क्वालिटी भी है प्रोडक्ट में और उसके साथ साथ सेफ है, यानी उसमें टॉक्सिसिटी नहीं होगी, उसमें कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं होंगे, तो वो किसी भी तरीके का हमको हार्म नहीं पहुंचाएगी वो ड्रग प्रोडक्ट। सो कोई भी ड्रग प्रोडक्ट अगर
क्वालिटी प्रोडक्ट है, सेफ प्रोडक्ट है, तो वो बेस्ट प्रोडक्ट होगा। और हम यही क्वालिटी एंड सेफ्टी कंसर्न को मेन लेके चलते हैं। तो इसके लिए ICH की कुछ गाइडलाइंस हैं। ICH गाइडलाइंस, ICH की गाइडलाइंस, ICH क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन। इसको भी हम लोगों ने लास्ट सेम में पढ़ा था इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 में। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन का मतलब ये है कि एक ये इंटरनेशनल काउंसिल है जो कि ऐसा चाहती है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो एक सिमिलर पैरामीटर्स पे, एक सिमिलर गाइडलाइंस में, मतलब उसमें सेम क्वालिटीज़ हों। ऐसा नहीं कि इंडिया में बन रही है तो कुछ अलग हो, किसी अदर कंट्री में बन रही है तो कुछ अलग हो। तो उसकी हार्मोनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए ICH की कुछ गाइडलाइंस हैं। अब ICH की यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं, वो है Q3A, ICH की Q3A, Q3BR, Q3C एंड Q3D। ये 4 गाइडलाइंस हैं और ये जो गाइडलाइंस हैं ये रिलेटेड टू इम्प्योरिटीज से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं। इम्प्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड गाइडलाइन। क्यों? हमने पहले कहा कि प्रोडक्ट में क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए और सेफ। क्वालिटी प्रोडक्ट जो होगा, अगर हम प्रोडक्ट से इम्प्योरिटीज़ को दूर कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि हमने अभी जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे थे, तो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टडी इसलिए करते हैं कि पहला तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट ले और एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जो हम डिज़ाइन करें वो हमारा बेस्ट होना चाहिए। तो हमने अगर सब चीज़ बढ़िया डिज़ाइन कर ली है बट इम्प्योरिटीज आ जाएंगी तो वो हमारे प्रोडक्ट की इफिकेसी को रिड्यूस कर दें। तो उसके लिए ICH ने कुछ गाइडलाइन दी। तो Q3A जो गाइडलाइन है, इट इज गाइडलाइन फॉर इम्प्योरिटीज इन ड्रग सब्सटेंस, इम्प्योरिटीज इन ड्रग सब्सटेंस एंड न्यू ड्रग प्रोडक्ट। ड्रग सब्सटेंस में कोई इम्प्योरिटी है या ड्रग प्रोडक्ट में कोई इम्प्योरिटी है तो उस Q3A गाइडलाइंस के थ्रू उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, या Q3A गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे तो इन इम्प्योरिटीज़ को दूर किया जा सकता है। ड्रग सब्सटेंस का मतलब जो API होगा, ड्रग प्रोडक्ट का मतलब जो भी हमारा डोजेस फॉर्म बनेगा। देन Q3BR इज इम्प्योरिटीज इन न्यू ड्रग प्रोडक्ट, NDP। जिसमें न्यू ड्रग प्रोडक्ट में कोई इम्प्योरिटीज़ है तो उसके लिए हमें Q3B, आप जब प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं हम किसी भी न्यू ड्रग प्रोडक्ट की, तो ये गाइडलाइंस हमें फॉलो करना ही करना होता है। एंड Q3C इज इम्प्योरिटीज इन रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। जो हम सॉल्वेंट्स ले रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, एंड लिस्ट मीन्स की जो भी एक्सिपिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए या उन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए वी हैव टू इम्प्लीमेंट द Q3C गाइडलाइन ऑफ ICH। एंड Q3D इज द गाइडलाइन फॉर GMP गाइडेंस फॉर API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए व्हाट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस, ये हमें मिलेगी Q3D ICH की Q3D गाइडलाइंस में। तो ICH की इम्प्योरिटीज से रिलेटेड ये 4 गाइडलाइंस हैं जो कि हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में जिनको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेफ्टी गाइडलाइंस के लिए, सेफ्टी कंसर्न के लिए, स्टेबिलिटी कंसर्न के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं हमारी। तो यहाँ पे है हमारी Q1B, Q1AR2 एंड Q1C एंड Q1D। Q1B जो गाइडलाइन है, दिस गाइडलाइन इज फॉर फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग, फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस है प्रोडक्ट। किसी भी नई ड्रग सब्सटेंस, कोई भी नया मॉलिक्यूल है या नया प्रोडक्ट है, उसकी फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए हमें Q1B गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। एंड जनरल स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए Q1A
R2 गाइडलाइन जनरल स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए, जनरल स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट और न्यू ड्रग सब्सटेंस के लिए हमें Q1A R2 गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ता है। एंड Q1C इज स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू डोजेस फॉर्म, स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू डोजेस फॉर्म। अगर हम कोई नया डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, किसी कोई ऐसा हमारा मॉलिक्यूल है जिसके कुछ डोजेस फॉर्म एग्जिस्टिंग है बट हम उसको किसी नए डोजेस फॉर्म में बना रहे हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए हम Q1C गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। एंड Q1D इज फॉर ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्स डिजाइन। Q1D is for bracketing and matrix design for new drug substance और new drug product। bracketing and matrix design का मतलब अगर किसी भी डोजेस फॉर्म, किसी ड्रग का या कोई ऐसा हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं जिसमें हम मैट्रिक्स मेथड का यूज़, जैसे कि अगर हम कोई कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, कोई या न्यू ड्रग डेवलपमेंट, न्यू ड्रग डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें Q1D गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। और ये जो गाइडलाइंस थी ये थी स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। ये जो हमने ICH की Q3 गाइडलाइन और Q1 गाइडलाइन को डिस्कस किया, दीज आर गाइडलाइंस फॉर द स्मॉल मॉलिक्यूल एंड फॉर लार्जर मॉलिक्यूल्स। लार्जर मॉलिक्यूल्स का मतलब जनरल जो मॉलिक्यूल्स हम जो ड्रग प्रोडक्ट आते हैं वो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ही आ जाएंगे, बट जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्जर मॉलिक्यूल्स आर द प्रोटीन, जैसे कोई हुआ, न्यूट्रिएंट्स हुए, दीज आर द विटामिन्स हुए, ये आपके किस में आ जाएंगे, लार्जर मॉलिक्यूल्स में। तो लार्जर मॉलिक्यूल्स के लिए हमें जीनोमिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं और इसके लिए हम जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में हम इसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं और विस्कोसिटी चेक करते हैं। विस्कोसिटी का मतलब अगर हम ये लार्जर मॉलिक्यूल को विस्कोसिटी का इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कंसंट्रेशन का मतलब PDC यानी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन पे ड्रग की विस्कोसिटी को इंक्रीज करने पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो गाइस ये था आपका रेगुलेशन रिलेटेड टू प्री फॉर्मुलेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और इस टॉपिक के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।